हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के राजनीतिक और सामाजिक जीवन से, और जिसमें आज से हम एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पाठ 8 हाशियाकरण से निपटना। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछला पाठ जो था पाठ नंबर 7 जिसमें हाशियाकरण की समझ था, उसमें हमने समझा कि आखिर हाशियाई लोग कौन होते हैं, हाशियाकरण का मतलब क्या होता है, ठीक है, और कौन कौन समाज है, क्यों हम किसी को हाशियाई समाज कहते हैं। लेकिन इस पाठ में हम ये समझेंगे कि हाशियाकरण से कैसे निपटा जा सकता है और सरकारों ने इस दिशा में क्या काम किया हुआ है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है मौलिक अधिकारों का उपयोग। देखिए, संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं, यानी कि कई सिद्धांत शामिल किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। यानी हमारे संविधान में नागरिकों को बहुत सारे जो अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से 6 मौलिक अधिकार भी हैं जो वाकई ही हमारे समाज और हमारी इस राज्य की व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं, यानी जो भी हमारे भारत में पैदा हुआ, हमारे भारत का नागरिक है, उसको जन्म से ही ये अधिकार मिल जाते हैं। जहां तक हाशियाई तबकों की बात है, हाशियाई तबकों का मतलब हाशियाई समूहों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को 2 तरह से इस्तेमाल किया है, यानी या फिर वो 2 तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कैसे? जैसे पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। यानी कहने का मतलब है, जब ये अधिकार उन्हें हमारे संविधान ने दिए तो लेकिन वास्तव में उनके साथ अच्छा व्यवहार तब भी नहीं हो पाया, तब उन्होंने इस मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए सरकार पर अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान दिलवाया। फिर दूसरी बात है कि उन्होंने इस बात के लिए भी दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे, क्योंकि देखिए संविधान में तो ये अधिकार हैं, लेकिन जहां लागू करने की बात आती है तो उसमें कई बार वास्तविक जिंदगी में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। और ये सब गलती किसकी? ये नागरिकों की गलती है, क्योंकि नागरिकों को समझना पड़ेगा कि सभी के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें, इस दिशा में काम करना पड़ेगा। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। और देखो, कई बार क्या होता है कि संविधान में तो हमें ये मौलिक अधिकार दे दिए गए, लेकिन वास्तव में इन्हें जो है लागू नहीं किया जा सका सही ढंग से, कड़े ढंग से। तब क्या हुआ? हाशियाई तबकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। तो इसलिए उनके संघर्ष की वजह से ही कई बार सरकार जो है वो इन मौलिक अधिकारों से ही संबंधित नए कानून बनाती है। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार, देखिए संविधान में एक अनुच्छेद 17 है जिसके अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत को उन्मूलित किया जा चुका है, यानी उसका उन्मूलन किया जा चुका है। अस्पृश्यता क्या होती है? छुआछूत होती है। जैसे पुराने ज़माने में अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति था, अगर उससे कोई नीची जाति का व्यक्ति छू भी जाता था तो वो उसको बहुत बुरा मानते थे। तो अभी जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान बना, उसमें अनुच्छेद 17 को शामिल किया गया, जिसके अनुसार अब छुआछूत जो है वो बिल्कुल अमान्य है, वो गैर कानूनी है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जातियों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। ये संविधान का अनुच्छेद 17 हमें अधिकार देता है कि जो भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, जैसे पहले कभी उनके साथ व्यवहार हुआ, अब वो व्यवहार नहीं हो सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है। लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो देखिए, क्योंकि ये तो है ही, वास्तव में ये चीज़ गलत है, तो कोई भी सरकार इसको बर्दाश्त, इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त ही नहीं करेगी। अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है और इस कानून के अनुसार अस्पृश्यता जो करेगा उसको अपराधी सिद्ध होगा और उसको सजा भी मिलेगी। फिर इसके बाद है संविधान का अनुच्छेद 15। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति,
लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी ये जो संविधान का अनुच्छेद 15 है वो ये बताता है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, चाहे उसकी नस्ल कुछ भी हो, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, और वो लिंग का मतलब है चाहे वो औरत हो या आदमी हो, या जन्म स्थान के आधार पर भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार का हनन होने पर अनुसूचित जाति इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। अगर कहीं पर ऐसा होता है कि मान लीजिए कि जैसे पुराने ज़माने में भी ऐसा होता था, या अभी भी शायद जो बिल्कुल ग्रामीण इलाका हो तो वहाँ शायद ऐसा हो सकता है कि जो अनुसूचित जाति वाले होते हैं उनको गांव में एंट्री नहीं करने देते, उनको कुआं से पानी नहीं भरने देते हैं, ठीक है, तो भेदभाव कर रहे हैं ना। तो अगर ऐसा होता है तो वो इस प्रावधान का सहारा लेके कोर्ट में जा सकते हैं। फिर इसके बाद है कि इसी तरह अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। तो ना केवल अनुसूचित जाति वाले बल्कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्होंने भी इन मौलिक अधिकारों का सहारा लिया। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। यहाँ पर स्वतंत्रता कुछ गलत लिखा हुआ है, इसको आप सही पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी धर्म और सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया। जहां तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का भी प्रयास किया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो धार्मिक समूह हैं, ये जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, सरकार ने इन्हें जो ये अधिकार दिया है ना, धार्मिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, इसका मतलब ये है कि उन्हें अपनी संस्कृति को बचाने, उसको बढ़ाने का पूरा अधिकार है। यहाँ तक कि वो शैक्षणिक संस्थान भी अपने खोल सकते हैं। जैसे इसी के तहत आपको पता है जामिया मिलिया है जो कि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ही है ना। तो ये अधिकार, मौलिक अधिकार हमें संविधान ने दिया है। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर ना तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और ना ही वे नष्ट हो, यानी कि बहुसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति इन पर ना लाद सकें। फिर इसके बाद है कि सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। हालांकि हमारी राज्य और केंद्र सरकारें भी इस दिशा में काम करती रही हैं कि लोगों को सामाजिक न्याय मिले। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी अनुसूचित जाति आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं, यानी कि उन सबके साथ समान व्यवहार हो। इसलिए ये सरकार, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती हैं, वो विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाती हैं। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर अनुसूचित जातियों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या फिर रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई, यानी कि हॉस्टल की सुविधा, ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें जो मुमकिन है कि उनके इलाके में उपलब्ध नहीं हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर उनके इलाके में कोई बढ़िया कॉलेज नहीं है तो अगर वो दूसरी जगह जाएं तो उन्हें वहाँ रहना भी पड़ेगा, रहने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो इसलिए सरकार की ओर से ये सुविधा चलाई जाती है कि इन जाति वालों को या इन आदिवासियों को मुफ्त या फिर रियायती दरों पर छात्रावास यानी हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, ताकि वो अपनी शिक्षा को हासिल कर पाएं। इसके अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून और नीति है, जिनके द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों व आदिवासियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाता है। तो देखो, जो सरकार ने कानून बनाए, सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि सभी को समानता मिल पाए, इसलिए आरक्षण का कानून बनाया गया। इसमें क्या होता है, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं या सरकारी नौकरी हैं, उसमें अनुसूचित जाति जिन्हें हम एससी कहते हैं और आदिवासी जिन्हें हम एसटी कहते हैं, उनके लिए सीटों को रिजर्व किया जाता है, यानी उनके लिए ही वो सीट रिजर्व्ड होगी और उन कॉलेजों में उनको दाखिले में प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है कि हाशियाई तबके के लोग अपने ऊपर किए गए अन्यायों के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे पहला कि वे अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। दूसरा ये कि उन्होंने इस बात के लिए दबाव भी डाल सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। आप यहाँ पर लिखोगे कि इस बात के लिए वो दबाव डाल सकते हैं कि सरकार इन कानूनों को लागू भी करे। फिर है दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2,
राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें सामाजिक न्याय को किस प्रकार प्रोत्साहित करती हैं, यानी कि वो सामाजिक न्याय को किस प्रकार बढ़ावा देती हैं। और एक बात और बता दूं, ये जो मैं ब्लू कलर के टिक लगा रहा हूं ये आपके लिए नहीं है, ये केवल समझाने के लिए, आप इसे मत लगाइएगा। फिर देखिए कैसे कैसे वो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती हैं। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी अनुसूचित जाति आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं, एक बात। दूसरी बात कि इसके अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में जो असमानता फैली हुई है, निहित असमानता का मतलब असमानता जो फैली हुई है, उसको खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। और आरक्षण की व्यवस्था इसी तरीके का एक महत्वपूर्ण कानून या फिर नीति है। तो अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दो यहाँ पर आपको चीजें दे रखी हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और बी है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी यानी इसमें क्या कहा गया वो लिखना है। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 है, वो क्या कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 17 क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17? संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है और इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जातियों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करें और इस वीडियो का लिंक और इसके साथ साथ जो आपकी क्लास के दूसरे वीडियो लिंक हैं आपको एक ही जगह पर बिना किसी सर्च के आराम से मिल जाएंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए। आप इस समय वीडियो देख रहे हैं तो लाइक का बटन भी दबाइए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने ही चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को ऊंचाइयों तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।